शूल या फूल। बेटा सूरज, आज तो तू आ गया काम से। रात के 9:30 बजने वाले हैं। अब तो गब्बर अंकल तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब तेरा क्या होगा सूरज? अनस ने मुंह उतार कर कहा। और सारे दोस्तों ने एक साथ कहा लगाया। बरसते पानी में भी मुझे पसीना आने लगा। गेट पर तो कोई नहीं। बच गए बेटा सूरज। जैसे ही अंदर छलांग लगाई, टांगों पर पापा की छड़ी 2 बार पड़ी। नालायक, मैं तेरा नौकर नहीं जो रात भर रखवाली करूंगा। खाना खा जाकर अंदर, वरना कल से ये भी बंद। पापा साथ ही खाना खाने बैठ गए। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन पापा ने छोटा बच्चा ही बना रखा था। कोई दोस्त आता 10 बार पूछताछ करते जैसे कोई टेररिस्ट हो। सबकी पूरी जानकारी लेना उसका परम कर्तव्य था। रिटायर्ड कर्नल राजवीर सिंह, मेरे पापा मम्मी के जाने के बाद हम 3 भाइयों की परवरिश और 2 के शादी के बाद सारा ध्यान मुझ पर ही लगाए रखते। सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद नौकर से नाश्ता बनवा कर सबको आवाज देना, उनकी एक आवाज पर हाजिर न होना, अपने सिर मुसीबत मोल लेना था। हाँ हाँ, मुफ्त का खाओ, तुम नालायकों से कुछ ना होगा। मैं तो मरते समय एक बूंद पानी भी नहीं लूंगा। सुबह सुबह पापा का एफएम शुरू हो जाता। भाभियों बहुत चिढ़ती पर कुछ न बोलती। छोटी भाभी नौकरी करती थी, सब राइट टाइम रहते थे। मुझे नौकरी के होने पर भी नाश्ता साथ बनवाना पड़ता। चाय खुद बनाओ, नहीं तो 100 बात सुनो। आज सुबह पापा की आवाज थोड़ी नरम थी, बहुत घबराए थे। मुझसे आज आंख भी खोली नहीं जा रही थी। किसी तरह आंख खोल कर देखा तो वो ठंडी पट्टी मेरे सिर पर रख रहे थे। मुझे भीगने से बुखार हो गया था। डॉक्टर से दवा लेकर मुझे खाने को कहा। भाभीियों की आफत कर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ बनवा कर देते रहे, पर ठीक होते ही फिर बदल गए। मुझे अगर कुछ हो गया तो मुझे कोई पूछने वाला न होगा। नालायक, सुधर जा। मैं भी लापरवाह था। एक दिन सोकर 10 बजे उठा। घर गंदा भी था, शांत भी। पापा कहाँ है? आज देर कैसे हो गई? जो भाभीियों उनकी आवाज से नाराज हो जाती थी, वह भी आज देर होने का रोना रो रही थी। शाम को फोन आया। रिटायर्ड कर्नल राजवीर के घर से बोल रहे हैं। हाँ, सौरभ भैया ने कहा। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। उनकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई है। एक स्लिप में पता व फोन नंबर मिला। आ जाइए। सब घबराए शांत रोए जा रहे थे। पापा जैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं एक बूंद पानी की न लूंगा। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। आपने उन्हें अकेले निकलने के लिए कैसे दिया? वो हाई रिस्क पेशेंट थे। ये लीजिए उनकी फाइल। घर लाने के बाद मैं और मेरा कुत्ता ब्रूनो साथ रोए जा रहे थे। कोई किसी को समझाने के लिए नहीं था। लगभग 15 दिन बाद उनके वकील वसीयतनामा लेकर आए, जिसमें पापा ने लिखा था कि कोई घर नहीं बेच सकता। घर तीनों भाइयों का है। अगर कोई चाहे तो अपना हिस्सा दूसरे भाई को दे सकता है। मेरी अचानक मृत्यु होने की स्थिति में नकद रकम और बीमे का पैसा सूरज को दिया जाए। दोनों बड़े बेटों की पढ़ाई व शादी मैं कर चुका हूँ। भाभीियों ने मुझे साथ रखने से मना कर दिया। नौकर भी जिससे पैसे लेता उसी का काम करता। दोनों ने अपनी रसोई अलग बना ली थी। कल का दुलारा आज बेचारा था। अगर खाना है तो पैसे देने ही होंगे। आज पापा बहुत याद आ रहे थे। ये जोरावों के गुलाम तुझे भूखे मार डालेंगे। जब से पापा फोटो में समा गए थे, उनका प्यार और दुनिया का दिखावा समझ आने लगा था। रसोई में ब्रेड थी, मैंने और ब्रूनो ने खा ली। आज पापा का सूरज भूख और दुख दोनों में जल रहा था। उनकी अलमारी खोलकर उनके पहने हुए सूट को पकड़कर मैं जोर से रोने लगा। आप मुझे क्यों छोड़ गए पापा? अचानक उनकी जेब से कुछ आवाज लगी। देखा तो उनकी पेंशन जो की त्यों उनकी जेब में पड़ी थी। आपको मेरा अब भी ख्याल है पापा? पास के स्टोर से कुछ खाने के लिए लाकर मैं और ब्रूनो दोनों सो गए। पास के कॉल सेंटर में नौकरी मुझे खाने लायक पैसे देने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। आओ सूरज, नाश्ता करो। मैं हैरान था। क्या बात है? गौरव भाइयों ने कहा। मैं अगले महीने अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ। सौरभ रतन अपार्टमेंट में फ्लैट 1 साल पहले ही खरीद चुका है। घर का क्या करना है? अब पापा तो है नहीं। घर बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। नहीं, मैं घर नहीं बेचूंगा। जो काम पड़ेगा कुछ न कुछ करके दे दूंगा। दोनों भाई अपने रास्ते चले गए। आज समझ आ रहा था कि पापा सख्त नहीं थे। वो मुझे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे थे। अब दोस्त मुझसे बचते थे कि मैं किसी के घर एक वक्त का खाना खाने ना चला जाऊं। रिश्तेदारों ने भी अपनी बढ़ती लड़कियों का हवाला देकर
बड़ी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लिया। मैं अब हर किसी की आंख की किरकिर बन गया था। दोनों भाई भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। रह गए थे तो बस मैं और ब्रूनो और पापा की तस्वीरें। अब मैं घंटों उनकी तस्वीर से बातें करता, जो कभी उनके साथ बैठने से घबराता था, और अब तो पापा तस्वीर में मुस्कुरा भी लगे थे। इसी तरह एक महीना और गुजर गया। रिजल्ट लेने गया तो अच्छे नंबर देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। खुशी बांटने वाला तो जा चुका था। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे शांत कराया, मुझे समझाया कि तुम घर पर लोन लेकर एक प्ले स्कूल खोलो। स्कूल खोलने की मदद मैं करूंगी। आज राजवीर एजुकेशन एकेडमी को 1 साल हो चुका है। पापा का सूरज चमकना सीख गया। राजवीर एजुकेशन एकेडमी के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह लाइन मैंने खुद लिखवाई थी, ठीक वैसे ही जैसे पापा हर सुबह कहा करते थे। सुबह के 7 बजे थे। छोटे छोटे बच्चे रंग बेरंग बैग टांगे स्कूल में आ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई माँ का हाथ पकड़कर खड़ा था, कोई सीधे आकर मेरे पैरों से लिपट जाता। गुड मॉर्निंग सूरज सर। उन नन्ही आवाजों में मुझे जिंदगी की नई वजह मिल गई थी। मैं ऑफिस में बैठा फीस रजिस्टर देख रहा था कि तभी ब्रूनो धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया। अब वह भी बूढ़ा होने लगा था। उसकी आंखें पहले जैसी चमकदार नहीं रही थी, लेकिन जब भी मैं उदास होता वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। देख रहा है ब्रूनो, पापा का सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। दीवार पर लगी पापा की तस्वीर जैसे हल्का सा मुस्कुरा रही थी। स्कूल खुलने से 1 साल बाद बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आसपास के लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने आने लगे। लेकिन जहां तरक्की होती है वहां मुश्किलें भी पीछे नहीं रहती। एक दिन नगर पालिका के कुछ अधिकारी स्कूल में आए। आपके पास कमर्शियल लाइसेंस पूरा नहीं है, स्कूल बंद करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी बातों में साफ इनकार था कि बिना रिश्वत काम नहीं होगा। पहले वाला सूरज होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन अब मैं पापा का बेटा था। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। सर, मेरे पापा फौजी थे, उन्होंने रिश्वत लेना नहीं सिखाया। स्कूल बंद करना है तो नियम के अनुसार कीजिए, लेकिन मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। अधिकारी हंसते हुए चले गए। उस रात मैं बहुत परेशान था। स्कूल बंद हो जाता तो सब खत्म हो जाता। मैं देर रात तक पापा की तस्वीर के सामने बैठा रहा। पापा, अब मैं क्या करूं? अचानक नजर उनकी पुरानी डायरी पर गई। मैंने खोला तो उसमें एक लाइन लिखी थी, मुश्किलें इंसान को डराने नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। मेरी आंखें भर आई। अगले दिन मैं सारी जरूरी कागज लेकर सीधे जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा। अपनी पूरी बात रखी। जांच हुई और पता चला कि नगर पालिका कर्मचारी जानबूझकर फाइल रोक रहे थे। कुछ ही दिनों में स्कूल को मान्यता मिल गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि पापा सच में मुझे मजबूत बना गए थे। धीरे धीरे स्कूल चल निकला। अब आमदनी भी ठीक होने लगी थी। एक शाम अचानक गौरव भैया का फोन आया। कैसा है सूरज? मैं कुछ पल चुप रहा। जिन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था उनकी आवाज अब अजनबी लगती थी। ठीक हूँ भैया, सुना है स्कूल अच्छा चल रहा है? हाँ, उन्होंने झिझकते हुए कहा। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे होठों पर हल्की कड़ी मुस्कान आ गई। जिस भाई ने मुझे खाने तक के लिए अकेला छोड़ दिया था, आज उसे मेरी जरूरत थी। लेकिन अगले ही पल पापा की बात याद आई। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए सूरज। मैंने बिना कुछ कहे मदद कर दी। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। शायद बड़ा होना यही होता है। दर्द याद रहते हैं, लेकिन इंसान नफरत छोड़ना सीख जाता है। घर का एक कमरा मैंने वैसा ही रखा था जैसा पापा छोड़कर गए थे। उनकी कुर्सी, उनका चश्मा, उनकी छड़ी, सब वैसे ही। हर रविवार में उस कमरे की सफाई खुद करता। एक दिन स्कूल का एक बच्चा आरव उस कमरे में चला गया। सर, ये कौन है? उसने तस्वीर की तरफ इशारा किया। मैं मुस्कुराया। ये मेरे पापा है। क्या ये बहुत डांटते थे? मैं हंस पड़ा। बहुत ज्यादा। फिर आप इनसे इतना प्यार क्यों करते हो? उस छोटे से सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि बेटा, हर डांट के पीछे उनका प्यार छुपा हुआ था। वो मुझे कमजोर नहीं बनने देना चाहते थे। आरव ने मासूमियत से कहा। मेरे पापा भी मुझे डांटते हैं। मैं आज घर जाकर उन्हें हक करूंगा। मेरी आंखें भर आई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक रात ब्रूनो ने खाना नहीं खाया। वह चुपचाप पापा की कुर्सी के पास जाकर लेट गया। मैं समझ गया शायद उसका समय आ गया था। मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, पूंछ हिलाई और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मैं टूट गया। पहले पापा गए थे,
अब ब्रूनो भी उस दिन घर फिर से खाली लगने लगा। मैंने ब्रूनो को घर के आंगन में पापा के लगाए नीम के पेड़ के नीचे दफनाया। उसकी कब्र के पास बैठकर मैं देर तक रोता रहा। तुम दोनों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक नई टीचर आई, नंदिनी। बहुत शांत, समझदार और बच्चों से बेहद प्यार करने वाली। एक दिन उसने स्टाफ रूम में मुझसे पूछा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? मैं हल्का मुस्कुराया। आदत हो गई है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वह अक्सर कहती, आपके अंदर बहुत दर्द है सूरज, लेकिन आपने उस दर्द को ताकत बना लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतने करीब से समझा था। एक दिन उसने पापा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आई। 3 साल बाद राजवीर एजुकेशन एकेडमी शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में गिनी जाने लगी। वार्षिक समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर मैंने सामने बैठे बच्चों और अभिभावकों को देखा। फिर धीरे से कहा, मैं कभी अपने पापा को गलत समझा था। मुझे लगता था कि वो बहुत सख्त है, लेकिन जब वो चले गए तब समझ आया कि वो मुझे जिंदगी के लिए तैयार कर रहे थे। पूरा हॉल शांत था। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। माँ बाप की डांट कभी उनकी नफरत नहीं होती, वो उनका डर होता है कि कहीं उनका बच्चा जिंदगी से हार न जाए। तालियों की आवाज देर तक गूंजती रही। मैंने आसमान की तरफ देखा। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे पापा फिर कह रहे हो, शाबाश सूरज बेटा, अब तू सच में बड़ा हो गया।